हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तथागत। आज हम लोग नए सेशंस के साथ रीजनिंग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशंस में देखा है कि किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं। और प्राइमरी एम ये है कि जनरली जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एक बहुत स्मार्टर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आज जो रीजनिंग पार्ट 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सो अगर हम लोग ये देखें, सी स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली द सेलेक्ट द नंबर्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। फर्स्ट रो 67 25 101, second row 55 17 97, third row is 45 19 and this is the question mark. So यहां पे जिस तरीके से ये तीनों नंबर्स रिलेटेड हैं, यहां पे कुछ डायरेक्शंस भी दे रहा है। द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स without breaking down the numbers into its constituent digits. For example, the 13, the operation on 13 such as the adding, deleting, multiplying, etc. to 13 can be performed, breaking down 1, 3 into 1 and 3 and then performing the mathematical operations on 1 and 3 is not allowed. It means ये जो 67 है और ये 25 है, इसको मैं कंबाइंड तरीके से मुझे ये देखना है कि हाउ दीज थ्री नंबर्स आर रिलेटेड। यहां पे 67 को मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, मैं इसको 67 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूं, मैं कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो ये जनरली ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहां पे जनरली इन तीनों नंबर्स के बीच का रिलेशंस को डिकोड कर पाना दैट इज नॉट वेरी इजियर। सो एक बार हम लोग जरा ट्राई करते हैं कि 67 25 101 ये कैसे रिलेटेड है। अगर मैं 67 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 67, फाइन, तो ये आ जाएगा 67। लेकिन यहां पे अगर मैं 25 को कुछ और से अगर मैं मार्क करूं, सो लेट से दिस इज अ 25, 25 को अगर मैंने 1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह है 25, तो आंसर आया मेरे पास 92। लेकिन अगर मैंने लेट से 25 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 50, तो 50 प्लस 67 इज नथिंग बट 127, तो 101 तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से और देखते हैं कि जनरली जिस अगर ऐसे तीन नंबर्स के अगर पैटर्न दिए हुए हों और ये नंबर इसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि 67 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट इज the result when you multiply the 67 by 2, that is 134। जरा 134 को मैं 101 मुझे लाना है और 25 में मुझे ऑपरेशन लगाना है। सो 25 को अगर मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई या फिर ऐड किया, सो लेट से अगर मैं 25 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से या फिर 1 से, तो यहां पे 101 जनरेट नहीं कर पाऊंगा। सो लेट सपोज दैट द 67 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 201। अब जरा मैं 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं और मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं। सो द 25 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 100। सो इफ यू टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट विल गेट 101। These type of the methods, or just you will get to know these type of operations by practicing the multiple number of questions on the basis of these type of coding or decoding. So generally अगर मैं देखूं तो 57 55 17 97 क्या इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो 55 इंटू 3 दैट इज 165 और 17 इंटू 4 that is 68। तो 165 minus 68 is nothing but 97 अगर मैंने इसको डिफरेंस लिया तो। सिमिलरली ये जो होगा वो होगा 45 इंटू 3 दैट इज 135 और 19 इंटू 4 दैट इज 76। So 135 minus 76 is 15 minus 6 is 9, 12 minus 7 is 5. So the answer is 59।
सो ऐसे जनरली हम लोग पैटर्न को डिकोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं कि इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें, इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का डिफरेंस लें ताकि 101 हो जाए। समटाइम्स इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो ये नंबर, ये थर्ड वाला नंबर हो जाए। या फिर अगर 101 को अगर मैं कितने से, लेट से इसको मैं मल्टीप्लाई करके कुछ में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मिडिल वाला नंबर आ जाए। सो जनरली यहाँ पे कोई ना कोई एक ही ऑपरेशन फॉलो करेगा। अगर ये लेट से किसी और ऑपरेशन से अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है मल्टीपल ऑपरेशन से, तो उसमें कोई ना कोई एक ही ऑपरेशन होगा जो कि फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों ने इजिली डिकोड किया कि 67 इंटू अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूं और मैं सेकेंड का 4 करता हूं, सो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, द फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड into 4, that is your third, है ना। So the first into 3 minus second into 4, that is equals to third. So let's move to the next question. See, select the options that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number. So here this first and second number both are related. Here the third and the fourth number both are related. How this fifth number is related to the sixth number? These type of questions are from the number analogy. सो ये जो क्वेश्चन है ये है नंबर एनालॉजी का। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स जिस तरीके से रिलेटेड है, क्या फिफ्थ और सिक्स नंबर सेम तरीके से रिलेटेड है क्या? जरा नोट भी देख लेते हैं। Operations should be performed on the whole numbers without breaking down the numbers into its constituent digits. Operation on the 1 3 such as the adding, deleting, multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down the 1 3 into 1 and 3 and then performing the mathematical operations on 1 and 3 is not allowed. So in the same way as we have already discussed in the question 1, that the performing operation after breaking down the numbers into its constituent digits is not allowed. You see that the 1 3 cannot be breaking down into two different parts. So 139 को मैं 139 एज ए होल लूंगा। सो जरा देख लेता हूं पहले कि 228 और 139 का डिफरेंस क्या है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 89। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है जरा देखते हैं एक बार। सो 211 माइनस 122 इज अगेन 89। सो सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस यानी कि दैट द फोर्थ माइनस थर्ड और सेकेंड माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस है 89 89। सो वैसे ही सिक्स माइनस 5 का डिफरेंस भी 89 होना चाहिए, यानी कि ये नंबर 89 प्लस 2 यानी कि 91 होना चाहिए। सो द आंसर इज 91। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहां पे थोड़ा सा एनालॉजी ये लगाना है कि यहां पे क्लिक करना चाहिए कि इन दोनों के सबसे पहले मैं डिफरेंसेस यहां पे देख लूं। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं, डिफरेंस इज 91 89, इन दोनों का डिफरेंस सिमिलरली एज 89, तो इन दोनों का भी डिफरेंस 89 ही होना चाहिए, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट the fifth number in the same way as the second number is related to the first number. So how that this number is related to the second number, मतलब this number is related to the first number and the fourth number is related to the third number. So यहाँ पे फोर्थ और थर्ड नंबर जैसे रिलेटेड हैं वैसे ही सिक्स और फिफ्थ नंबर रिलेटेड होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना। So this question is from the coding decoding. You see the ivory is related as ZWSPJ. तो जब कोडिंग डिकोडिंग के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये नंबर्स किस तरह से रिलेटेड है। तो ये नंबर है ZWSPJ। अब यहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि यहां पे सबसे पहले अगर मैं जेड का रैंकिंग देखूं, फिर मैं डब्ल्यू का रैंकिंग देखूं, फिर मैं एस का रैंकिंग देखूं, फिर मैं पी का रैंकिंग देखूं, फिर मैं जे का रैंकिंग देखूं, तो ये जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। तो जनरली सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो क्रीम होगा
उसके भी जो भी यहां पे एक वर्ड रिलेटेड होगा वो भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आना चाहिए। सो एन एफ डी क्यू बी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं है। एस एन एफ डी बी ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, क्योंकि एस के पहले आता है एन, उसके पहले आता है एफ, उसके पहले आता है डी, उसके पहले आता है बी। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं है, ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नहीं है। सो द आंसर इज बी। लेट्स assume that we have already find out that what is the possible or the suitable answer for this analogy, but ये एस एन एफ डीबी पे हम लोग पहुंचे कैसे? तो जरा इनकी रैंकिंग देखते हैं हम लोग। तो आई की रैंकिंग अगर मैं देखूं तो आई की रैंकिंग होगी 9, ये होगा 22, ये होगा 25, और ओ की रैंकिंग होगी 15, और आर की रैंकिंग होगी 18। फाइन। अगर मैं इसको, ये जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अगर आना है तो जरा हम लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जरा अरेंज करते हैं। वाई वी आर ओ आई। फाइन। सो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी रैंकिंग है 25, इसकी रैंकिंग है 22, इसकी रैंकिंग है 18, इसकी रैंकिंग है 15, इसकी रैंकिंग है 9। और अगर मुझे y से अगर मुझे z तक पहुंचना है तो मैं +1 करूंगा। यहां पर भी अगर मैं v से अगर मुझे w पर पहुंचना है तो +1 करूंगा। r +1 s, o +1 p, और i +1 is j। सो दिस इज रिलेटेड एज दिस वन। सो पहले मेरे पास जो भी वर्ड हैं उनके जो भी लेटर्स हैं उनको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करूंगा, उनको मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज करूंगा। उसके बाद मैं +1 +1 +1 करूंगा। सो सिमिलरली अगर मैं क्रीम को देखूं तो C की रैंकिंग है 3, R की रैंकिंग है 18, E की रैंकिंग है 5, A की रैंकिंग है 1, और M की रैंकिंग है 13। इसको अगर मैं उस सीक्वेंस में ऑर्डर करूं सो R M E C A। सो जरा R+1 करते हैं S, M+1 करते हैं N, E+1 करते हैं F, C+1 करते हैं D, A+1 करते हैं B। So SNF DB is my correct answer. So already we have already find out that what would be my answer, but still this is the solution that we have done with. So मैंने ऑलरेडी अगर इसको पैटर्न अगर मैं देखूं कि ये ZWSPJ ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो भी यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज SNFDB। लेकिन इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ये है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू सी दिस इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम इनपुट आउटपुट, है ना। An electronic device arranges number step by step in a particular order according to a set of rules. The device stops when the final result is obtained. In the case the device stops at the step 5, because generally we are getting the numbers at step 5. So input ये है, और यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 को यूज करके जनरली यहाँ पे नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। सो अगर एक मेरे पास मशीन है, इसमें कुछ नंबर अगर मैं इनपुट डालता हूं तो ये कुछ आउटपुट लेके आता है, और ये आउटपुट एक पर्टिकुलर पैटर्न में आएगा स्टेप बाय स्टेप। सो अगर मैं यहां पे स्टेप्स को बिल्कुल क्लोजली एनालाइज करूं, बिकॉज द मशीन स्टॉप्स एट स्टेप 5 एंड दिस इज द फाइनल ऑपरेशन दैट द मशीन हैज डन। So if you look at the pattern, that is the first number is 91, second is 75, थर्ड इज 62, फोर्थ इज 58, 29, 26। यानी कि ये जो नंबर है ये डिक्रीजिंग पैटर्न का नंबर है। फाइन। अब जरा यहां पे देखते हैं, तो स्टेप 1 में क्या कर रहा है ये मशीन कि सबसे पहले जो भी मैक्सिमम है उसको पहला पोजीशन दे रहा है और बाकी इसको शिफ्ट कर रहा है उसी ऑर्डर में। सी यहां पे 75 था, उसके बाद 6 था, यहां पे 26, 3, 29, 91 या ऊपर आ गया, और ये नंबर्स बिल्कुल शिफ्ट हो गए। सो 62, 58। चलो सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि 91 इज द फिक्स्ड, बिकॉज द 91 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द रैंक इज 1।
सो दैट्स वाई द 75 को इन्होंने यहां पे रखा है। अब जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 75 को यहां पे रखा है, लेकिन अब जरा देखते हैं कि जो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे मैच कर जा रहा है उसको शिफ्ट नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 62 है, 62 को यहाँ पे लाके रख रहा है, और उसके बाद ये नंबर्स बिल्कुल उसी पैटर्न में अरेंज हो जा रहे हैं। फाइन। अब जरा थर्ड में देखते हैं कि 91, 75, 62, अब ये 58 लाके रख रहा है, उसके बाद 6, 26 उसी ऑर्डर में अरेंज हो जा रहे हैं। तो जरा मैं इनपुट देखूं और उसके बाद जो फाइनल मेरा आउटपुट बन रहा है वो एक डिक्रीजिंग पैटर्न का नंबर है। तो मेरे पास यहां पे कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे कि मेरे पास जो फाइनल आउटपुट होगा वहां पे मशीन स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न पे नंबर मिलेंगे जिसका ऑर्डर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा। तो यहां पे पहले देखते हैं व्हाट इज द स्टेप वन। स्टेप वन इज, जब यहां पे मैं 47 को रखूंगा, सो 47, 11, 06, 24, 05 एंड 03। अब स्टेप टू में यहां पे 24 आएगा, सो 47, 24, 06, 05, 03। सो स्टेप टू में मेरे पास एक ऐसा पैटर्न आया जहां पे ये नंबर सारे डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। सो दैट्स वाई मशीन अब आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज द आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट दैट वी हैव। बिकॉज यहां पे अगर देखो तो स्टेप 5 पे आके मशीन इस वाले पैटर्न पे स्टॉप हो जा रहा है, बिकॉज हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट मिल गया जो कि नंबर सारे डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होंगे। फाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं इस पे, बट these type of questions, this is the previous year questions that we have discussing. So ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने रीजनिंग पार्ट 1 में डिस्कस किया है, बट सी यहाँ पे ये है कि लाइफ इज नॉट इजी। इसको लिखा जा रहा है PQ RT AV एंड IK। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि मीट पीपुल इन लाइफ, सो मीट पीपल इन लाइफ, इसको मैं लिख रहा हूं AV MOLANY। अब पीपल वांट इजी थिंग्स, सी को मैं लिख रहा हूं PPHAIKMO। फाइन। और यहां पे आ रहा है योर वांट इज अनलिमिटेड। इसको मैं लिख रहा हूं PQAX VY एंड HA। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए यहां पे सबसे पहले लाइफ को पकड़ते हैं, बिकॉज द लाइफ इज कॉमन इन बोथ। फाइन। और यहां पे कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है इन दोनों में, सो लेट्स स्पीक दिस लाइफ, है ना, बिकॉज दिस लाइफ इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द पार्ट। सो एवी जो है वो लाइफ के लिए कोडेड है। क्यों? क्योंकि एवी दोनों में है और लाइफ सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट है जो कि एवी है। तो लाइफ तो नहीं हो सकता, बिकॉज लाइफ के लिए यहां पे एवी है। सो HA पूछ रहा है कि किससे ये, जनरली यहां पे HA का कोड क्या है इसमें। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि पीपल वांट इजी थिंग्स, सो यहां पे पीपल कॉमन है, सी। अब यहां पे इन दोनों में देखते हैं कि MO ये पीपल के लिए है, बिकॉज इन दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, MO, है ना। सो MO इज फॉर पीपल। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि लाइफ इज फॉर AV, पीपल
इज फॉर एमओ, फाइन। अब यहां पे देखते हैं कि वांट, है ना, यहां पे है वांट और यहां पे है इज। सो यू सी, यहां पे है वांट और यहां पे है वांट, तो वांट वांट में अगर मैं कॉमन देखूं तो इन दोनों का यहां पे अगर मैं कॉमन देखूं, सो यहां पे एच ए और एच ए यही दो कॉमन है। सो वांट के लिए अगर मैं इन दोनों को ही देखूं तो मेरे पास एच ए इज द कॉमन पार्ट, बिकॉज इन दोनों में से और कोई कॉमन है नहीं। सो एच ए इज नथिंग बट वांट। बिकॉज अगर मैं इन दोनों को ही देखूं तो मैं इजिली एलिमिनेट कर सकता हूं कि वांट के लिए एक्चुअली है क्या। सो अगर मैं वांट के लिए देखूं, सो वांट के लिए कोड है एच ए, फाइन। और इज के लिए क्या कोड होगा, यहां पे जो कॉमन है। सो इज के लिए अगर मैं देखूं तो पी क्यू इज फॉर इज, फाइन। सो इज के लिए है पी क्यू, फाइन। तो अगर मैं इसी तरीके से जनरली जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बगल में, उसके बाद पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें दो पार्ट कॉमन मिल जाएंगे, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहां पे जनरली दो पार्ट में, दो दो सेंटेंसेस में जनरली दो अ, जो जो वेरिएबल्स हैं वो कॉमन्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एंड दिस इनइक्वालिटी, दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरी इजी क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन्स, यू हैव टू मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। स्टेटमेंट है z is greater than w and that is greater than v is equals to k. So definitely we can see that the z is greater than w and w is greater than v, and also the v, देखो यहां पे v अगर k के इक्वल है तो w k के इक्वल, w k के ग्रेटर होगा। सो कंक्लूजन वन होल्ड करेगा। अब यहां पे देखते हैं कि i अगर ग्रेटर देन l है, दैट इज ग्रेटर देन k है, और ये v के इक्वल है। सो i जो होगा वो k भी ग्रेटर होगा। सो द वन एंड टू बोथ कंक्लूजन फॉलो, है ना। So the conclusion 1 and 2 both are true on the basis of the given statement, that is the z is greater than w is greater than v is equals to k is lesser than l lesser than I. अब you see z और I का मैं पैटर्न नहीं बता सकता, सिमिलरली w और l का पैटर्न नहीं बता सकता कि कितने छोटे हैं, है ना। बट वी कैनॉट से, वी कैनॉट कॉमेंट अबाउट द w l w I these type of relations, because generally these type of relations we cannot comment because exactly we don't know that what is the exact value of w or l, ये कितना बड़ा है इससे। but we can definitely comment on the relations between z w v k, ये हम लोग relations को definitely comment कर सकते हैं, और इस relations को हम लोग definitely comment कर सकते हैं। otherwise we cannot comment on the other variables as well, okay, fine. So in this question you see, if the code for pen is 20 and then find the code for the loss pen no gain, can we easily identify that what is the pattern for this loss pen no gain for the, actually as per the given statement. So loss money, gain nothing, ये कोड लिखा हुआ है 25, 78, 61, 41 एंड 63। सिमिलरली यहां पे लिखा हुआ है नथिंग, लॉस, नो प्रॉफिट। इसके लिए लिखा हुआ है 58, 41, 36, 25। अब यहां पे देखते हैं कि नथिंग और लॉस, यहां पे दो वेरिएबल्स जनरली कॉमन है। अब एक बार इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 25 ये दोनों में कॉमन है, और 41 ये दोनों में कॉमन है। तो यहां पे हम लोग एक तो कमेंट कर ही सकते हैं कि लॉस का या तो 25 होगा या तो 41 होगा, और नथिंग
इसका अगर 41 होगा तो इसका 25 होगा. सो दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स वी कैन इजिली फाइंड आउट. ओके, सो द लॉस अगर 25 होगा तो नथिंग 41 होना पड़ेगा, और नथिंग अगर 41 होगा, नथिंग अगर 45 होगा तो लॉस को 41 होना पड़ेगा. फाइन. अगर लॉस अगर 45 होगा, सी यहां पे मैंने गलत लिखा. सो लॉस को अगर 25 है तो नथिंग 41 होगा, और लॉस अगर 41 होगा तो नथिंग 25 होगा, यानी कि इन दोनों में से दो वेरिएबल्स हैं. फाइन. अब जरा स्टेटमेंट टू देखते हैं. यहां से हम लोगों के पास लॉस पेन नो गेन वाला कोई जनरली आया नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट इजिली एलिमिनेट. लॉस के लिए तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, और यहां पे नो गेन, तो नो के लिए भी मुझे कोड चाहिए, तो नो के लिए यहां पे कोड इजिली आइडेंटिफाइबल नहीं है, बिकॉज हम लोग लॉस और प्रॉफिट के लिए इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि लॉस के लिए 41 है कि प्रॉफिट 25 है ना. सो यहां पे देखते हैं गेन वेट नो हेल्थ. यहां पे जरा नो के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि नो दोनों में कॉमन है और यहां पे दोनों में से एक. सो दिस इज 21, 78, 36 और 14. सो नो के लिए तो 36 है. फाइन. सो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि नो के लिए है 36, यानी कि इसके लिए मुझे मिल गया 36, और पेन के लिए है 20. सो पेन के लिए है मेरे पास 20. ओके. लॉस और गेन के लिए मुझे जनरली अभी तक कोड नहीं मिला हुआ है. फाइन. अब जरा इसके लिए देखते हैं. नो एक्सरसाइज हेल्थ लॉस. अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो लॉस है 41. यहां लॉस है, लॉस का है, लेट से यहां पे भी लॉस है और यहां पे भी लॉस है. देखते हैं. सो दिस इज 57, 36, 14 एंड 25. तो यहां पे जनरली अगर मैं लॉस के लिए देखूं, यहां पे भी लॉस दोनों कॉमन है, अदरवाइज इन दोनों में से कोई अदर इस कोई अदर कॉमन नहीं है. तो नो के लिए अगर मैंने 36 कर दिया तो नो के लिए तो 36 है, बाकी जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लॉस के लिए होगा. सो लॉस इज 25. सो अगर लॉस 25 है तो नथिंग 41 होगा, तो लॉस 41 नहीं होगा और नथिंग 25 नहीं होगा. सो यहां पे मेरे पास आ गया कि लॉस का जो कोड है वो है 25, और नथिंग का जो कोड है वो है 41. सो लॉस का भी कोड आ गया, दैट इज 25, है ना. तो लॉस का भी कोड आ गया 25. अच्छा, गेन का कोड कोड क्या होगा? तो यहां पे जनरली लॉस का अगर कोड आ गया दैट इज 25, और नथिंग का कोड आ गया 41. अब यहां से गेन का कोड आ सकता है, तो इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वो गेन का कोड होगा. सो गेन का कोड होगा 78, तो गेन का कोड होगा 78. सो गेन का कोड होगा 78. सो जनरली हम लोग चारों का इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अगर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू मुझे दोनों पता है. सो द डेटा इन द स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट, बोथ आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना. सो ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है, द डेटा इन द स्टेटमेंट वन एंड टू इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे जनरली कोड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह के कोड को डिकोड करना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन. There are six members P, Q, R, S, T, U in a family. T is the brother of P's husband. You see, P का हस्बैंड है और T उसका ब्रदर है. सो लेट से द T इज द ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड, यानी कि P का जो हस्बैंड है H, उसका ये ब्रदर है T. फाइन. तो ये मेरे पास एक ब्लड रिलेशन का मैंने एक चार्ट बना रहा हूं.
u is the mother of t, so if u is the mother of t, then u is also the mother of h. फाइन, सो h की भी मदर होगी u. q is the daughter of s and p. अब यू सी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग एक एक ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जनरली उस ब्लड रिलेशंस में एक ही कपल्स हैं, यानी कि एक विमेन का किसी और, यानी कि एक विमेन के दो हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, या फिर एक हस्बैंड के दो अलग डिफरेंट लेट से वाइफ नहीं हो सकती. सो यहां पे अगर एस डॉटर है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी, तो ये पक्का है कि एस उसका हस्बैंड होगा. सो इन दोनों का डॉटर है क्यू, सो क्यू एक डॉटर है. ओके फाइन, तो क्यू फीमेल है. एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की अगर मां है यू, सो क्यू ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है आर का, जब आर और यू ये दोनों वाइफ हस्बैंड हो, है ना, तभी तो ये ग्रैंड डॉटर हो सकती है. तीन जनरेशन, एक जनरेशन दो जनरेशन पीछे. सो बताओ आर इज रिलेटेड टू क्यू. सो आर और टी में कैसा रिलेशन है, फादर और सन का. सो आर इज रिलेटेड टू टी एज फादर. So these type of blood relations questions is really very easy, है ना. These type of questions must be solved. What would be the number at what in the given series? And this is the questions from the series part, and this is the questions from the blood relations. Okay. तो ये सीरीज को जनरली अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि 26 और 12, ये 26 का कुछ आधा है 12. तो अगर मैं बोलूं कि 26 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके बाद मैं -1 करता हूं, तो यह आ जाएगा 12. फाइन. और अगर मैं 12 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे अगर 0.5 है तो यहां पे 1 होगा, सो ये आ जाएगा 12. लेकिन अगर मैं इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यह आ जाएगा 10. फाइन, मेरा सीरीज तो तैयार हो रहा है. अगर मैं 10 को अब मैं 1 का ट्वाइस से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 10 इंटू 2 20, और मैं इसको अब सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको ट्वाइस से, सो दिस इज 4, सो दिस इज 16. सो आंसर इज 16. ओके, सो 16 को अगर मैं अब इसका ट्वाइस से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 16 इंटू 4 इज 64, माइनस इसका ट्वाइस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 64 माइनस 8 इज 52, इज सॉरी 56. So the answer is 56. So these type of सीरीज के क्वेश्चंस जनरली चमकते नहीं है, बट स्टिल अगर मैं सीरीज के क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली, जो भी डिफिकल्ट टाइप के सीरीज हो सकते हैं उसको हम लोगों ने अभी एक कंटिन्यूअस पैटर्न पे मैं इस सेशंस में ले रहा हूं. तो सीरीज के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स जो इजीली चमक जाते हैं, 1+2 सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, वो तो इजीली हो जाएगा. बट कुछ सीरीज ऐसे हैं जिसके डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं, तो उस पैटर्न को ही हम लोग जनरली इस सेशंस में ले रहे हैं, आने वाले या फिर पिछले सेशंस में लिए हुए हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के, है ना. द रिया वॉक 19 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो अगर मैं बात करूं तो रिया वॉकड 90 मीटर towards the north from her house. So this is the house, okay, of Ria. And then then took a right turn and walked the 60 meter to reach the market. So right turn अगर ले रही है तो ये इधर गई होगी. राइट टर्न में हम लोग क्लॉकवाइज, हमेशा राइट टर्न मतलब कि क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज. फाइन, तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हुआ. तो अगर मैं बात करूं कि इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपांड कर देता हूं. सो दिस इज द हाउस, और ये रिया का हाउस है, और ये है 60 मीटर, और यहां पे है मार्केट. फाइन. When she took a left turn and walked a few meters from the market to reach the post office. You see, अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं अब यहां जाऊंगा. सो ये कुछ डिस्टेंस है, लेट से x, ताकि यहां पे पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गई है.
फ्रॉम वेयर सी टू के लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉकड 160 मीटर टू रीच एट स्कूल। यू सी यहां से लेफ्ट टर्न लिया गया है, सो यहां से 160 मीटर्स टू रीच एट स्कूल, सो दिस इज योर स्कूल। फाइन, यानी कि ये वाला पूरा डिस्टेंस हो गया 100, यहां से ये वाला डिस्टेंस हो गया 60 और ये वाला हो गया 100। फाइन, if the air distance between the Ria house and the school is 260 meter, you see this distance is 260 meters. Then what is the air distance between the market and the post office? You see market और post office का air distance x क्या होगा? So अगर मैं बोलूं कि this is x, fine, because this is x, this is also x. So ये अगर 100 है, ये अगर 100 है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम जनरली यूज कर सकता हूं बहुत इजीली। So if this is 100 and this is 90 plus x and this is 260, so इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो 260 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर माइनस 90 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस सॉरी, तो इसको अगर मैं इधर लाया तो ये हो जाएगा 260 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो हो जाएगा 360 इंटू 160, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 60 इंटू 40, सॉरी 6 इंटू 40, दैट इज, ये 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 10 माइनस 90, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। सो यह आ जाएगा 240 माइनस 90 इज इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 150। सो द एयर डिस्टेंस दिस इज 150 मीटर। फाइन, सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस जनरली ऐसे आते हैं, थोड़े से इसमें कैलकुलेशंस करना पड़ा, बट स्टिल these type of questions are very important if we see that the exam point of view, because ऐसे questions generally आते हैं। At what time between the 7 o'clock and the 8 o'clock will the hands of a wall clock point in opposite directions? So अगर मैं यहाँ पे थीटा लगाऊं तो यहाँ पे थीटा जनरली बोल रहा है कि भाई साहब मिनट हैंड बता दो कि मिनट हैंड क्या होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। So theta is equals to 30h minus 11 by 2m. So यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री, that is equals to 30 into 7 minus 11 by 2m. So यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस माइनस 180, that is equals to 210, that is equals to 11 by 2m. So यहाँ पे मेरे पास दो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सो एक आएगा 180 और तीन आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 11 बाई 2m। सो m इज नथिंग बट 60 अपॉन 11। सो एक होगा 7, 60 बाई 11 ये टाइम होगा, और एक जरा कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा माइनस 180 माइनस 200। सो अगर मैं इसको, सॉरी दिस इज अ माइनस साइन, सो ये आ जाएगा 210 प्लस 180 इज 390 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज योर मिनट। सो ये अगर मैं मिनट को देखूं तो ये जनरली ये जो मिनट है वो 60 से ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करूं सो ये आ जाएगा लगभग 780 divided by 11 is equals to m. So here the m is greater than 60. So that's why this cannot be my answer. So the answer is 760 by 11. This is the time. Fine. अब जरा यहां पे देखते हैं कि इस वाले सीरीज को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इस वाले सीरीज में क्या लिखा हुआ है, इसका पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसका अगर जनरली हम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, सो 1 से क्या मैं 2 जनरेट कर सकता हूं और 2 से 10। सो 1 प्लस अगर मैं 1 क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 2, और मैं अगर 2 प्लस
टू क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 10। अगर मैं 10 प्लस 3 क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 37। वैसे ही 37 प्लस 4 क्यूब लिखूं तो ये हो जाएगा 37 प्लस 64 इज नथिंग बट 101। सो 101 प्लस अगर मैं 5 क्यू लिखूं तो ये हो जाएगा 125, सॉरी 625 प्लस 101, ओके ओके, ये हो जाएगा 125 प्लस 101 is 6 2 226। So the answer is 226। फाइन। बिकॉज यहाँ पे जनरली हम लोग पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 10 कैसे पहुंचा जा सकता है और 10 से 37। सो यहाँ पे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब ऐसे कंसेक्यूटिव क्यूब्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, in this question, how can we identify this, the missing term? You see, अच्छा यहाँ पे 418 अगर है तो यहाँ पे हम लोग जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं? So, इसको अगर मुझे लिखना होगा तो ये मैं लिखूंगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं, क्या 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि ये सब पैटर्न्स याद करने पड़ेंगे कि 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर होता है 4 और ये होता है 18, और 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा 100। वैसे ही 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर कितना होगा? अगर मैं 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर करूं तो हो जाएगा 216 माइनस 36, दैट इज 180। तो यस, पैटर्न तो पूरा फॉलो हो रहा है। यहां पे 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर होना चाहिए। दैट इज 64 माइनस 16, 48 होना चाहिए। द आंसर इज 48। फाइन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए बोला गया इन स्कूल ऑफ 160 पीपल 75 हैव पेंसिल्स, है ना, 87 हैव पेन्स, 93 हैव रूलर्स। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको वेन डायग्राम के तौर पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, तो 75 के पास है पेंसिल और 87 के पास है पेन्स और 93 के पास है रूलर। 25 है बोथ पेंसिल एंड पेन्स। सी, अगर मैं इसको एक और मार्क करूं, दिस इज गिवन एज 25। फाइन, 30 have both pencil and rulers, so I think this is given as 30, and 47 have both pencil and rulers, so this is your 47। fine, अब यहां बोल रहा है ईच पर्सन हैज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री आइटम्स, यानी कि हर एक के पास एक न एक आइटम्स है। मेरे पास जब भी ऐसा बोले कि ईच वन ऑफ द हैविंग इज एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। फाइन, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मुझे नहीं पता। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। अंटिल अनलेस वी आर नॉट हैविंग दिस वन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि जिन स्टूडेंट्स के पास पेन पेंसिल और रूलर्स ये तीनों हो, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज ऑल आर गिवन। दिस इज 160, दैट इज इक्वल्स टू 87 प्लस 75 प्लस और 93 माइनस, और ये हो जाएगा 25 47 और ये हो जाएगा 30 प्लस, इसको एक्स ले लेता हूं। अगर मैं इसको देखूं 87 प्लस 75, 5 3 8 7 15, ये हो जाएगा 255 माइनस 25 प्लस 30,
इज यह आ जाएगा 55 और 102। फाइन, क्योंकि हो जाएगा 55 माइनस 47 प्लस 47, ठीक, प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 160। सो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 162, सॉरी 262 माइनस 255 प्लस x। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 7। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो होगा 7। सो अगर मैं इसको वेन डायग्राम अगर बनाऊं तो जरा देखते हैं इसको वेन डायग्राम बना के। सो अब मैं इसको फिल करता हूं एक बार इस वाले से। सो ये है 7। फाइन, अब जरा देखते हैं कि पेंसिल और रूलर वाले हैं 30, तो ये हो जाएगा टोटल 23, और ये हो जाएगा 18 18, और ये हो जाएगा 47 माइनस 7, सो ये हो जाएगा 40। ठीक, अब ये 87 जो पेन के लिए था, सो कितने लोगों के पास सिर्फ पेन होगा, तो 87 माइनस 7 दैट इज 40, 40 माइनस 40 इज 40 माइनस 18 इज 22। अच्छा, कितने लोगों के पास सिर्फ पेंसिल होगा, 75 माइनस 75 माइनस 25, सो ये हो जाएगा 50 माइनस 23 इज 27। सो कितने लोगों के पास ये है पेंसिल, और ये है तुम्हारा रूलर, और ये है तुम्हारा पेन। कितने लोगों के पास सिर्फ रूलर होगा, तो ये हो जाएगा 740 प्लस 7 इज 47 प्लस 23 इज 80, 80 माइनस 93, सो दिस इज 13। सो ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो 14 का आंसर है ये। अब जरा देखते हैं हाउ मेनी पीपल हैव पेंसिल्स ओनली। सो इसका तो इजी ऑप्शन है, दैट इज 27। सो द आंसर इज 27। ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन वेन डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जनरली वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा और उसके ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल मुझे नहीं दिया हुआ है। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वी विल try to find that variables as well. So what is the number of pieces into which a cube can be cut by 3 cuts in one direction? So मैं एक डायरेक्शन में 3 कट कट रहा हूं। सो अगर मैं बोलूं कि 3 कट एक डायमेंशन में, और 6 कट सेकेंड डायमेंशन में, और 7 कट्स थर्ड डायमेंशन में, तो 3 कट्स के लिए टोटल मैं क्या बोला था कि अगर n1 कट्स अगर डायरेक्शन 1 है, n2 कट्स अगर डायरेक्शन 2 है, तो n3 कट्स अगर डायरेक्शन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने फाइंड होंगे, n1 प्लस 1, यहां पे हो जाएंगे n2 प्लस 1, और यहां पे होंगे n3 प्लस 1। फाइन, तो यहां पे टोटल क्यूब्स जो होंगे वो होंगे 4, यहां पे टोटल क्यूब्स बनेंगे वो होंगे 7, और यहां पे टोटल क्यूब्स बनेंगे 8, और इनको टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ओके, नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं इक्वल पार्ट्स में अगर कट नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्यूब्स नहीं बनेगा, यहाँ पे पीसेस बनेंगे, और पीसेस कैन बी एनीथिंग। ओके, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे 4 पीसेस, 7 पीसेस, और उसका हर एक का 8 पीसेस। तो जरा इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने एक डायमेंशन में काटा तो इसका 4 पीसेस बनेगा, और उसको अगर सेकेंड डायमेंशन में काटा तो एक एक के लिए टोटल 7 पीसेस होंगे, तो 4 के लिए कितने होंगे, 7 इंटू 4 पीसेस होंगे। अगर उसको मैंने 3 डायमेंशन में काटा तो एक के लिए 8 पीसेस बनेगा, तो 28 के लिए टोटल 28 इंटू 8 पीसेस होंगे। सो टोटल 224 पीसेस होंगे। सो द आंसर इज 224। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो ये जो है वो क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चन है।
तो ये क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेशन 1 में भी लिया था, 2 में भी लिया था और 3 में भी ले रहा हूं मैं। सो कंटिन्यूअसली मैं कुछ क्वेश्चंस को रिफाइंड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं जितने भी ओमेट्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत यूजफुल होगा ये। सो ये सब बेसिक फंडामेंटल थिंग है जो कि हम लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में भी। सो वी विल प्रैक्टिस द अपकमिंग क्लासेस।